गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले जो पार्ट है यानी पार्ट जो फोर्थ है उसमें हमने देखा कि जो पीने के पानी के क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि जो पानी हम पीते हैं वो कैसा होना चाहिए और पीने के पानी के क्या क्या फायदे हैं, दूषित जल क्या है, ये सारी बातें हमने पिछले वाले वीडियो में देखी। इसके बाद हम लेसन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चर्चा करते हैं मोटापा। मोटापा मोटापा बोले तो ओबेसिटी। ओबेसिटी देखो मोटापा क्या होता है, यानी आज की जो सबसे भयंकर समस्या अगर हम माने तो आज की सबसे जो भयंकर समस्या है वो है मोटापा। ये मोटापा क्या होता है, जब जो शरीर है उन शारीरिक अंगों पर वसा इतनी जमा हो जाए कि वह शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो वह कंडीशन, वह स्थिति क्या कहलाती है, मोटापा कहलाती है। तो मोटापे की क्या परिभाषा है, जब वसा शारीरिक अंगों पर इतनी जमा हो जाए कि वह शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने लगे, मोटापा या ओबेसिटी कहलाता है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मोटापा क्या होता है, जब वसा शारीरिक अंगों पर, जो हमारे शारीरिक अंग हैं उन पर इतनी जमा हो जाए कि वह शारीरिक क्रियाओं में, शारीरिक क्रिया बोले तो घूमना, चलना, फिरना, सोना, उठना, बैठना, ये समस्त क्रियाएं हैं। अगर इन क्रियाओं के अंदर हम अपने आप को कंफर्ट फील न करें, यानी अच्छा फील न करें, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, मोटापा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोटापा। ध्यान रहे, मोटापा संभावित आयु को घटाता है। मोटापा संभावित आयु को घटाता है। यानी मोटापा क्या करता है, संभावित जो आयु है, संभावित आयु से तात्पर्य है एक जो मनुष्य है उसकी संभावित आयु, जो एवरेज वैल्यू है कि समस्त मनुष्य इतनी एज पर मरने चाहिए, उससे कम एज पर ही व्यक्ति की क्या हो जाती है, अगर मोटापे का शिकार हो गया तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाता है। मान लीजिए आज एवरेज वैल्यू है जो 60 वर्ष है मनुष्य की मरने की, तो 60 वर्ष से पहले ही अगर मोटापे का शिकार हो गया तो 40-50 पर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मोटापा क्या है, शारीरिक अंगों पर वसा इतनी जमा हो जाए कि वह हमारी शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो वो स्थिति कहलाएगी मोटापा या ओबेसिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं शरीर भार सूचकांक यानी BMI, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, BMI। BMI का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले काफी बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, BMI का पूरा नाम लिखो। तो BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स शरीर भार सूचकांक।
ये शरीर भार सूचकांक क्या होता है? मानव भार व लंबाई। मानव भार व लंबाई, यह मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? मानव भार यानी वेट और जो लेंथ है उसका अनुपात होता है क्या? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसको हम देखो कैसे परिभाषित करते हैं। जब यह 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो, तब मोटापा पूर्व स्थिति व जब यह 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो, तब मोटापा कहलाता है। यानी BMI शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है? यह मानव भार और लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है, रेशो होता है। जब यह 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो, तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब यह 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक हो, तब यह क्या कहलाएगा? मोटापा कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि BMI के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का मोटापा निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति मोटा है या नहीं। वो कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ मान लीजिए आज किसी बंदे का जो भार है, भार बोले तो वजन, उसका वजन 60 किलोग्राम है। कितना है? 60 किलोग्राम। वजन कितना है? 60 केजी है। और उसकी जो लंबाई है वो 1.60 मीटर है। यानी कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, उसका जो भार या वजन कितना है? 60 किलोग्राम, और उसकी जो लंबाई है वो 1.60 मीटर है, या मैं कह सकता हूं 160 सेंटीमीटर है। लेकिन हमको यहाँ सभी वैल्यू को या तो MKS पद्धति में रखेंगे या CGS पद्धति में रखना होगा। तो यहाँ हम MKS पद्धति में इसकी वैल्यू को रख रहे हैं, तो यहाँ हमने लंबाई भी किस में ले ली? मीटर में ले ली। जैसा कि हमारे डेफिनेशन के अंदर है, हम केवल उसे देखेंगे। यह भार और लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। तो यहाँ अनुपात का अर्थ है 60 में कितने का भाग दे दे? 1.60, यानी ये किलोग्राम और ये मीटर। तो कितना आ जाएगा फिर ये विद्यार्थियों? यहाँ हम एक इसको डैश को हटाएं तो कितनी जीरो लगा दूं? ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, यानी 1 और 2। एक से एक गया। 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 की 48, यानी कितने बच गए शेष? 12। 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 चौको 64, 16 पंजो 80, 16 छिकी 96, 16 सत्ता 112, 16 सत्ता 112, यानी समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अर्थात यह वैल्यू हमारी कितनी आ गई? लगभग हम कह सकते हैं 37 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पॉइंट में आ गए, हम कुछ भी भाग देकर देख लेंगे। तो यह वैल्यू हमारी आ गई कितनी बच्चों? 37 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक आ गई। ठीक है,
जब यह वैल्यू इतनी आ गई तो इससे तात्पर्य हुआ कि यह बंदा मोटापे का शिकार है या नहीं है। जब यह कितनी आ जाए 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से जैसे ही अधिक होगी तो वह किसका शिकार हो जाएगा, मोटापे का शिकार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, उसकी हाइट 1.60 मीटर है, तो वह किसका शिकार है, मोटापे का शिकार है। तो हम बीएमआई के द्वारा, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति का अगर हमको वजन पता है, उसकी लंबाई पता है, तो हम उसको यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति मोटापे का शिकार है या नहीं। तो मैं समझता हूं कि यह बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। घर पर अपने जो पापा हैं, मम्मी हैं, उनका आप वजन एक बार पूछ लें, उनकी लंबाई पूछ लें, उन दोनों का भाग दें और आप बता दें पापा मम्मी को कि आप मोटापे का शिकार है या नहीं। यानी जब ये 30 से अगर ऊपर आ जाती है वैल्यू तो मोटापे का शिकार है, 30 से कम रह जाती है तो वह मोटापे का शिकार नहीं है। तो यह होता है प्रिय स्टूडेंट बीएमआई, मोटापा और बीएमआई यानी शरीर भार सूचकांक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोटापे के कारण, कि जो मोटापा है किस कारण से मोटापा होता है या बढ़ता है शरीर में। तो मोटापे के, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोटापे के कारण कि मोटापा किस वजह से बढ़ता है। तो यहां देखें, मोटापे के कारण, तो मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम जो फूड ले रहे हैं यानी डाइट अधिक ले रहे हैं और कार्य कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसके शिकार होंगे, मोटापे के शिकार होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के उपभोग और ऊर्जा के उपयोग दोनों में जैसे असंतुलन पैदा होता है तो हम किसके शिकार हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। यानी ऊर्जा के उपभोग एवं उपयोग के बीच असंतुलन के कारण मोटापा बढ़ता है। ऊर्जा के उपभोग का अर्थ है हम कितनी ऊर्जा काम में ले रहे हैं, और ऊर्जा के उपयोग से तात्पर्य है कि कितना उसको हम उपयोग में ले रहे हैं। ऊर्जा के उपभोग और उपयोग दोनों में अगर अंतर आ गया, कहने का तात्पर्य डाइट अधिक ले रहे हैं और कार्य कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसके शिकार होंगे, मोटापे के शिकार होंगे। यानी उपयोग और उपभोग दोनों में अगर संतुलन अनबैलेंस हो गया तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं यानी वसायुक्त भोजन या जंक फूड अधिक मात्रा में लेने से। वसायुक्त भोजन बोले तो जंक फूड, फास्ट फूड अगर हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो अधिक वसायुक्त भोजन लेने से हम किसके शिकार होंगे, मोटापे के शिकार होंगे। नेक्स्ट, श्रमहीन जीवन शैली। श्रमहीन क्या, जीवन शैली, यानी डाइट भोग कर ले रहे हैं और डाइट भोग कर लेने के बाद भी हम अगर कार्य नहीं कर रहे, आराम से
खाट पर लेट रहे हैं, आराम से बिस्तर पर बेड पर सो रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, श्रमहीन जीवन किसको निमंत्रण देता है, डायरेक्ट मोटापे को निमंत्रण देता है। नेक्स्ट, समय पर व्यायाम नहीं करने पर, अगर हम समय पर व्यायाम नहीं कर रहे हैं, यानी खाना अधिक ले रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं और व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम किसको निमंत्रण देंगे, मोटापे को, यानी हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, यह ध्यान करें, हमारा टॉपिक चल रहा है मोटापे के कारण। मोटापे के कारण से तात्पर्य है कि मोटापा किस कारण से बढ़ता है। तो पहला कारण क्या है, ऊर्जा के उपभोग और उपयोग, यानी जितनी हम डाइट ले रहे हैं वो और उसको यूज में ले रहे हैं, वो दोनों के मध्य अगर अंतर है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। वसा युक्त भोजन या जंक फूड अधिक मात्रा में लेने से क्या हो जाता है, जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर पर, अगर श्रमहीन जीवन शैली है, यानी हम डाइट ले रहे हैं ठोक कर और कार्य नहीं कर रहे हैं, आराम से बिस्तर पर लेट रहे हैं, तो उसे कहेंगे श्रमहीन जीवन शैली। एक समय पर व्यायाम नहीं करने से, अगर समय समय पर व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी हम इसको निमंत्रण देते हैं, मोटापे को निमंत्रण देते हैं। तो ये क्या है, मोटापे के कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण मोटापा क्या होता है, बढ़ता है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि मोटापा कैसे कम हो। मोटापा कैसे कम हो, यानी मोटापे को नियंत्रित करने के उपाय। तो नियंत्रित करने के उपाय जस्ट इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी जो ऊर्जा का उपभोग और उपयोग है इनके बीच अगर संतुलन आ जाए, संतुलन हो जाए, तो हम मोटापे से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। वसा युक्त जितने भी भोजन है, तेलीय पदार्थ यानी तली हुई चीजें, उनका हमको कम से कम सेवन करना चाहिए। ठीक है। श्रमहीन जीवन शैली, यानी जो श्रमहीन जीवन शैली का अर्थ है कि हमको बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए, हमको अगर भोजन ले रहे हैं तो भोजन लेने के साथ साथ उतनी मात्रा में कार्य करते रहना चाहिए, दिन भर सोना नहीं चाहिए। अगर ये हम कम कर देंगे तो हम मोटापे से निजात पा लेंगे। समय पर व्यायाम नहीं करने पर, यानी हमको शाम सुबह जैसे ही हम दौड़ वगैरह वगैरह लगानी चाहिए, सुबह जल्दी खड़ा होना, दौड़ लगाना, शावर लेना, शावर लेने के बाद में दंड बैठक वगैरह वगैरह लगाना, और इसके अलावा हमको यानी उसी समय जैसे ही हम नहाते हैं तो उसी समय हमको व्यायाम भी करने चाहिए। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हम मोटापे से नियंत्रण पा सकते हैं। किसी का क्या कर देंगे, कारण का ही उल्टा कर देंगे, तो आम के आम गुठलियों के दाम, यानी ये याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक फ्री पावर। ठीक है। तो ये मोटापे से निजात के क्या हो जाएंगे, कारण हो जाएंगे, यानी असंतुलन की जगह क्या कर देंगे, संतुलन कर देंगे। वसायुक्त भोजन जंक फूड अधिक मात्रा में लेने से यहाँ नहीं लेना चाहिए। ठीक है। श्रमहीन जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए, नहीं अपनानी चाहिए। और यहाँ अधिक मात्रा में नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। समय पर व्यायाम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये हो जाएंगे मोटापे से मुक्ति पाने के उपाय। मोटापे से
मुक्ति पाने के उपाय। ठीक है, तो इनको हम एज इट इज याद कर लेंगे कि मोटापे से हम किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। ये तो हुई प्रिय विद्यार्थियों कुछ हमारी मोटापे से संबंधित बातें कि मोटापा क्या है, मोटापे से किस प्रकार हम मुक्ति पा सकते हैं, मोटापा कैसे फैलता है, किसी व्यक्ति का हम किस प्रकार कह सकते हैं कि यह मोटापे का शिकार है या नहीं। तो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से भार और लंबाई का अनुपात ज्ञात करके हम उसका मोटापा आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करते हैं, ये मोटापे के संबंध में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रुधिर दाब। ब्लड प्रेशर या रुधिर चाप, रुधिर दाब या रुधिर चाप या रक्त दाब या ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा शॉर्ट में कहेंगे बीपी। इसके बहुत सारे नाम हैं, रुधिर दाब, रुधिर चाप, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर या बीपी। तो यहां देखें, मनुष्य के शरीर के अंदर जो रुधिर है वो एक नलियों में बहता है और उन नलियों को क्या कहते हैं, वाहिनियां, सिरा या धमनियां कहते हैं। मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो रुधिर है वो एक नली समान, या मैं कहूं कि नलियों के अंदर बहता है। उन नलियों को किस नाम से जानते हैं, यहाँ सिरा व धमनी, सिरा व धमनी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मनुष्य की जो पूरी बॉडी है उसमें रुधिर सर्कुलेट होता है यानी बहता है, और किसके अंदर बहता है, सिरा और धमनियों के अंदर बहता है। तो एक बार हम रुधिर दाब, रुधिर चाप को जानने से पहले यह जानेंगे यहाँ कि सिरा और धमनियां क्या होती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सिरा व धमनियों के अंदर ये क्या होती है। इसको हम एक टेबुलेशन के माध्यम से पढ़ेंगे, सिरा और धमनी को। यह सिरा और यहाँ धमनी, सिरा और धमनी, जिसको हम टेबुलेशन के माध्यम से देखेंगे। तो फर्स्ट, सिराएं क्या होती हैं, ऐसी नलियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को इकट्ठा कर हृदय तक लाती हैं, ऐसी नलियों को या वाहिनियों को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। यहाँ देखें, ऐसी नलियां जो, या नलियों की जगह मैं वाहिनियां भी कह सकता हूं, वाहिनियां, ऐसी नलियां या वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से अनऑक्सीजनेटेड रुधिर को हृदय तक, ऐसी नलियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से अनऑक्सीजनेटेड रुधिर को हृदय तक लाती हैं, क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है। यहाँ आया है अनऑक्सीजनेटेड, इसको सामान्य रूप से मैं समझाना चाहूँ तो कहेंगे अशुद्ध, लेकिन हमारे साइंस के अंदर, बायोलॉजी की भाषा में अशुद्ध रुधिर कोई शब्द नहीं होता है प्रिय स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम अशुद्ध रुधिर को एक सामान्य
तौर पर हम आपको समझाने की वजह से यहाँ अशुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध रुधिर। अनऑक्सीजनेटेड को कहेंगे ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई न हो, तो उसे कहते हैं अनऑक्सीजनेटेड रुधिर। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी वाहिनियां होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को कहाँ तक लाती हैं, हृदय तक लाती हैं। और इन वाहिनियों को किस नाम से जानते हैं? सिरा के नाम से हृदय तक लाती हैं, उन्हें सिराएं कहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं धमनियां, यानी शरीर में ऐसी वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, धमनियां कहलाती हैं। तो यहाँ देखें, धमनियां क्या होते हैं? शरीर में ऐसी वाहिनियां या ऐसी नलियां जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बांटती हैं, ले जाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। तो यहाँ दोनों चीजें जान लिया आपने, सिरा क्या होता है, धमनी क्या होता है। यहाँ अनऑक्सीजनेटेड मैंने आपको बता दिया, ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई हो उसे अशुद्ध रुधिर या अनऑक्सीजनेटेड रुधिर कहते हैं। और ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसे शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनेटेड रुधिर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर सिराओं की भित्ति या दीवार पतली होती है। सिराओं की जो भित्ति या दीवार कैसी होती है? पतली होती है, जबकि धमनियों की दीवार मोटी होती है। यहाँ ध्यान दें, सिराओं की जो भित्ति या दीवार कैसी होती है? पतली होती है, जबकि धमनियों की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धमनियों को हृदय से रुधिर को विभिन्न शरीर के अंगों को पंप करना होता है, यानी हृदय रुधिर को पंप करता है और धमनियां इसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो धमनियों की भित्तियों के दीवार के फटने का डर रहता है, भय रहता है, इस कारण इनकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। जबकि सिराओं की जो दीवार है वो कैसी होती है? पतली। यहाँ हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं सिराओं की गुहा चौड़ी होती है, सिराओं की गुहा कैसी होती है? चौड़ी होती है। जबकि धमनियों की गुहा सक्रिय होती है, यहाँ पतली नहीं बोलेंगे क्योंकि गुहा के संबंध में कौन से वर्ड अधिक उपयुक्त होते हैं? सक्रिय, चौड़ी। ठीक है। यहाँ अगर दीवार की बात होती तो हम पतली बोल सकते थे, मोटी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ गुहा बोले तो उसके अंदर की जो कैविटी है, उसके अंदर का जो छिद्र है
उसे क्या कहेंगे, गुहा। तो ये जो गुहा है कैसी होती है, सक्रिय होती है, छोटी होती है, किसकी, धमनी की। जाहिर सी बात है जब दीवार मोटी होगी तो गुहा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यानी ये दीवार है, जब ये दीवार मोटी होगी तो ये अंदर की इस भाग को क्या बोलेंगे, गुहा बोलेंगे। तो गुहा क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, सक्रिय। कैसी गुहा है, सक्रिय गुहा है। और यहाँ हम बात करें किसकी, सिराओं की। सिराओं की जो गुहा है ये कैसी होती है, चौड़ी होती है। मोटी नहीं बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इसको चौड़ी बोलेंगे, क्योंकि मोटी गुहा का मोटी और छोटी से संबंध नहीं होता, चौड़ी। ठीक है। अब यहाँ इसकी दीवार कैसी है, पतली है, ये दीवार पतली है तो गुहा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, चौड़ जाती है। यहाँ दीवार कैसी है, ये दीवार मोटी है, जब दीवार मोटी होगी तो गुहा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि सिरा और धमनियां क्या है, सिरा और धमनियों के अंदर क्या क्या इनमें अंतर है। तो सिराओं की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। धमनियों की दीवार कैसी होती है, चौड़ी, वो मोटी होती है। सिराओं की जो गुहा है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। धमनियों की गुहा कैसी होती है, सक्रिय होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो सिराएं हैं, चौथे नंबर पर हम बात करते हैं सिराओं में हमेशा अशुद्ध, या मैं कहूं अनऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है, अनऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है फुफ्फुस सिरा को छोड़कर, फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। किसको छोड़कर, ये जो फुफ्फुस सिरा है प्रिय विद्यार्थी, फुफ्फुस सिरा क्या है, अपवाद है। फुफ्फुस सिरा को छोड़कर जो फुफ्फुस सिरा है वो क्या है, इसका अपवाद है। सिराओं में हमेशा कैसा रुधिर रहता है, अनऑक्सीजनेटेड, यानी कहने का तात्पर्य हम साधारण भाषा में कह सकते हैं अशुद्ध। क्या कह सकते हैं, अशुद्ध, यानी सिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है। और धमनियों में कैसा बहता है, इसके विपरीत धमनियों में हमेशा ऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है। इसमें भी एक अपवाद है, वो है फुफ्फुस धमनी को छोड़, यानी यहां ध्यान दें, सिराओं में हमेशा अनऑक्सीजनेटेड बोले तो अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है। किसको छोड़कर, फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। केवल फुफ्फुस सिरा एकमात्र पल्मोनरी जो वैन है वो एकमात्र ऐसी सिरा है जिसके अंदर हमारे शरीर में शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा बहता है, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है। बाकी सारी सिराओं में अनऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है, ये अपवाद है। जिस प्रकार जो अपवाद वो होता है कि प्रकृति से कोई हटके कार्य करा। मान लीजिए प्रकृति में उपस्थित समस्त प्राणी खाने में चपाती दाल रोटी खाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो खाने में क्या खाता हो, भूसा खाता है। यानी क्या खाता है, भूसा बोले तो कि पशुओं का चारा होता है उसको खाता है, तो वो प्रकृति में अपवाद हो गया, यानी जो हटके कार्य करता है।
तो यहाँ समस्त जो सिराएं हैं उनमें अनऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। यहाँ ध्यान दें, धमनियों में हमेशा ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ हटके कार्य हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। तो यहाँ आपने सिरा और धमनियों में कुछ बेसिक अंतर जाने कि सिरा और धमनियां क्या होती है, क्योंकि जैसे हम रुधिर दाब पढ़ेंगे तो बार बार आएगी सिरा और धमनियां। ठीक है, वाहिनियों की दीवारें आएंगी, तो वाहिनियां किनको कह रहे हैं, इन्हीं सिरा और धमनियों को क्या कह रहे हैं, वाहिनियां कह रहे हैं। तो ये बेसिक अंतर आपके समझ में आया होगा कि क्या क्या इनमें अंतर होता है। तो सिराएं क्या होती है, ऐसी नलियां या ऐसी वाहिनियां जिनके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, वो क्या कहलाएंगी, सिराएं कहलाएंगी। और ऐसी धमनियां, वाहिनियां या नलियां जिनके अंदर शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है, वो क्या कहलाएंगी, धमनियां कहलाती हैं। इनकी जो दीवार है वो पतली होती है, इनकी दीवार मोटी होती है। इनमें जो गुहा है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, और इनमें गुहा सक्रिय होती है। सिराओं में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, यानी शुद्ध रुधिर को अशुद्ध रुधिर बहता है, अनऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है। और धमनियों में हमेशा ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों बेसिक अंतर हुए। इसके बाद हम समझेंगे क्या कि जो किस प्रकार से यानी जो रुधिर दाब है ये क्या होता है, इसको हम आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, रुधिर दाब इसको समझेंगे, रुधिर दाब को, रुधिर दाब। तो यहां देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति वाहिनियों बोले तो सिरा व धमनी, रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर डाले गए दबाव को रुधिर दाब कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। तो रुधिर दाब क्या होता है, यानी रुधिर द्वारा धमनियों या सिराओं में कहूं वाहिनियों की भित्ति पर डाले गए दबाव को क्या कहेंगे, रुधिर दाब कहते हैं। यहाँ इसको आप शॉर्टली ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे कोई दोहरा पाइप है, इसमें पानी बहता है मोटर के द्वारा, पानी एक जो फील्ड है एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचता है, तो उसके अंदर जो पानी बहता है वो पानी उस पाइप की दीवार पर क्या डालता है, दबाव डालता है। मान लीजिए ये कोई हमारा पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी बह रहा है, मोटर के द्वारा इसको हमने बांध रखा है, एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा है। ये पाइप है, क्या है, ये पाइप है, और ये क्या है, पानी है। तो पाइप के अंदर पानी बह रहा है, तो ये पानी किस पर दबाव डाल रहा है, इसकी जो वाल है, इसकी जो दीवार है, इस पर पानी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, दाब लगा रहा है। क्या लगा रहा है, दाब। ठीक है, ये दाब लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, पाइप की दीवार पर पानी दाब लगा रहा है। अब जहां से पाइप लूज होगा, लूज बोले तो हल्का होगा, पतला होगा, अगर पानी का दबाव ज्यादा बढ़ गया तो वहीं से पाइप है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वह पाइप क्यों फटा, क्योंकि पानी द्वारा पाइप की भित्ति पर क्या डाला जा रहा है, दाब डाला जा रहा है, जिसके कारण पाइप क्या हो गया, फट गया।
तो यहाँ भी बच्चों जब हमारे सिरा और धमनियों के अंदर रुधिर बहता है तो ये तो है नहीं कि वो कोई ढाल का मामला है कि ऊपर से छोड़ा नीचे आ गया, नहीं, उसको ऊपर भी जाना पड़ता है, हाइट में भी ऊपर से नीचे भी आना पड़ता है। तो इन समस्त प्रक्रियाओं में रुधिर है वो दाब के द्वारा बहता है। तो उस दाब को क्या कहेंगे, रुधिर दाब कहते हैं। यानी रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर डाला गया जो दबाव है उसे ही क्या कहते हैं, रुधिर दाब या रुधिर चाप या रक्त दाब या ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या जाना कि रुधिर दाब क्या है और यह किस प्रकार से दबाव डालता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो रुधिर दाब है या रुधिर प्रेशर है ये कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।